इस बेचारी की इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी जब लोग कहेंगे कि इसकी शादी उसी आदमी से हो रही है जिसकी वजह से इसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। अरे रे रे वैदेही, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। ऐसा तो लोग कहेंगे कि वैदेही ने अपना मुंह जानबूझकर काला करवा लिया ताकि माधव भैया मजबूरी में आकर तुझसे शादी कर लें। रानी, और एक शब्द भी मुंह से मत निकालना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे या करेंगे। वैदेही की नियत में ना तो कभी खोट था और ना ही कभी होगा, और ये बात तुम भी अच्छी तरह समझ लो। माधव, मुझे और तेरे बाबूजी को तेरे पे बहुत नाज है। तेरे बाबूजी भले कुछ बोले ना, पर मैं जानती हूँ आज वो बहुत खुश हुए। एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए तूने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। बहुत गर्व की बात है और बहुत बड़ी बात है। मैं जानती हूँ तेरे लिए कितना कठिन होगा, खास करके उस लड़की के साथ शादी करना जिस लड़की से तू प्यार ही नहीं करता। और ऐसा काम सिर्फ मेरा बेटा कर सकता है। आज मेरी परवरिश सफल हो गई और तुझ जैसे नेक साहसी बेटे की मां कहलाने से मुझे बहुत फक्र महसूस हो रहा है। पर मुझे नहीं लगता बेटा कि वैदेही ये सब कुछ समझ पा रही है, और अगर उसे ये बात समझ में नहीं आ रही है तो उसे जाने दे बेटा। स्वाभिमान और अभिमान में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। अगर वैदेही तेरी और तेरे फैसले की इज्जत नहीं कर सकती तो तेरी पत्नी बनने के लायक नहीं है। तेरे प्रस्ताव को ठुकरा कर वो तेरा तिरस्कार कर रही है। ये इसका स्वाभिमान नहीं, उसका घमंड बोल रहा है, और मैं अपने बेटे की बेइज्जती होते हुए कभी नहीं देख सकती। तुझे जो करना था उसके लिए तूने कर दिया, अब उसको वो करने दे जो वो करना चाहती है। वो तेरे लायक नहीं है बेटा। तू अपनी जिंदगी वैसे ही जी जैसा उसके आने से पहले जीता था। तुझे फैक्ट्री जाना था ना, चला जा। हाँ माँ, शायद अब सही कह रही है। मैं चलता हूँ। आप फैक्ट्री जा रहे हैं भैया? हाँ भाभी, काफी सारे ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े। माधव भैया, फैक्ट्री में कपड़ों के साथ साथ टूटे दिल भी सिले जा सकते हैं क्या? क्योंकि मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, नहीं सिल पाई। भाभी, मैं जो कुछ भी कर सकता था ना, मैंने सब कुछ करके देख लिया। अगर उसके बावजूद भी उसे मेरे मैरिज के प्रपोजल को ठुकरा के यहाँ से जाना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये उसका डिसीजन है। वैदेही घर छोड़ के इसलिए जा रही है क्योंकि उसने आपकी और बाबूजी की सारी बातें सुन ली थी। उसका दिल टूट गया है क्योंकि आपने कहा था कि उसके साथ बिताए हुए 2 दिन सिर्फ आपकी मजबूरी थी, और अगर आपके बस में होता तो आप उसके साथ 1 मिनट नहीं बिताते। अच्छा, तो इस वजह से वो घर छोड़ के जा रही है, इसलिए उसने मेरे मैरिज के प्रपोजल को ठुकराया। इसलिए मैं कहता हूं कि उसमें अभी भी बचपना भरा हुआ है। सुनी हुई बातों पे उसने विश्वास कर लिया,
लेकिन आंखों से देखी हुई बातों पे उसे विश्वास नहीं आता। उस 2 दिन के बाद मेरे अंदर इतना बदलाव आ गया है, वो उसे दिखाई नहीं दे रहा। मेरा बिहेवियर चेंज हो गया है, मेरा एटीट्यूड चेंज हो गया है, वो उसे नजर नहीं आ रहा है। चित्रा के जाने के बाद पहली बार मुझे इतनी खुशी मिली है, पहली बार मुझे इतना सुकून मिला है, और ये सब उसके समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर उसके समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ना ही सही। यहाँ तो ये भी बाजी पलट गई। चलो मम्मी को सब बताते हैं। चलो। आखिरकार वैदेही ने आपके दिल में अपनी जगह बना ही ली माधव भैया। आप मेरी बात मानिए, आप वैदेही के पास जाइए और आपके दिल में जो कुछ भी है उसे जाके बता दीजिए। देखना, आपके दिल की बात सुनकर वो यहाँ से जा ही नहीं पाएगी और यही रहेगी हमेशा हमेशा आपकी बनकर। आप देर मत कीजिए माधव भैया, आप उसके पास जाइए प्लीज। क्या ऐसा कहा माधव ने? हाँ मम्मी, 100% यही कहा माधव भैया ने। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे माधव को रोकना होगा। पर आप कैसे रोकोगे नीलम? आपकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है, आप तो उठ भी नहीं पा रहे हो। चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं माधव और वैदेही को कभी एक ना होने दूंगी। और आज कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती। नीलम, मेरी हिम्मत और मेरी इज्जत के आगे आज कोई नहीं आ सकता। चित्रा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं भी नीलांबरी देवी हूं। आज मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। वैदेही, बड़ी माँ, आप यहाँ? आप उठी कैसे? और आपने वो लेप भी नहीं लगाया जो मैंने आपको दिया था। मैं ठीक हूँ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। वैदेही, मैं तुझे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। जब बच्चों का दिल टूटता है ना, तो सबसे ज्यादा दर्द माँ को होता है। बड़ी माँ, आपको भी ऐसा ही लगता है क्या कि मैंने ये फैसला अपनी जिद में आकर लिया है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मैं पुराने ख्यालात की नहीं हूँ। लोगों के बातें बनाने से किसी की प्रतिष्ठा कम नहीं हो जाती, किसी के दामन में दाग नहीं लग जाता। समय पे सब कुछ ठीक हो जाता है। तुम्हारे दामन में जो दाग लगा है वो भी लोग भूल जाएंगे। तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हो, जियो, अच्छी बात है। अगर इस वक्त तुमने माधव का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो ना तुम खुश रह पाओगी ना वो। शादी के बंधन में 2 लोगों के बीच प्यार होना चाहिए, दया नहीं। घुट घुट कर जीना शादी नहीं कहते हैं, प्यार से जीना चाहिए। इसलिए इस वक्त तेरा माधव से दूर जाना ही बेहतर है। और तू जो भी फैसला लेगी, मैं तेरा साथ जरूर दूंगी। और ये सब कुछ मैं
माधव की खुशी के लिए नहीं कर रही हूँ, तेरी खुशी के लिए कर रही हूँ। जानती हूँ ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं तेरी मदद करूंगी। मैं दूंगी तेरा साथ। चल, मैं तुझे बस स्टॉप तक छोड़कर आती हूँ। नहीं नहीं बड़ी माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। बेटी का है ना तुझे, तो ये मेरा हक है। मेरा हक मुझसे मत छीन। एक माँ अपनी बेटी को डोली तक छोड़ के आती है। मैं तो तुझे सिर्फ बस स्टॉप तक छोड़ने आ रही हूँ। क्या हुआ बड़ी माँ? अरे रे वैदेही, वैदेही तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना मम्मी की मदद करने के लिए। और वैसे भी तू तो इस घर की मेहमान है, फिर मेहमान से हम कैसे काम करा सकते हैं? नहीं ना मम्मी जी, मैं उठा लेती हूँ बैग। इतना आसान नहीं है नीलांबरी मेरे चंगुल से बचना। अरे कितनी हेवी बैग है ये, मैं मदद कर देती हूँ। नीला माँ, ये सब क्या हो रहा है बड़ी माँ? क्या हुआ? पता नहीं। हद है, 3 लोग मिलके एक बैग नहीं उठा पा रहे। तो तू उठा ले। जय बाहुबली की। क्या हो रहा है सब? अब मेरी बात सुन और मुझे बीच में टोकना नहीं। तेरे साथ वो जो 2 दिन बिताए थे ना, वो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 2 दिन थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू सा हो रहा है। क्या तू मेरी जिंदगी में वही रोशनी, वही जादू भर सकती है जो उस काली रात में उन जुगनुओं ने भर दिए थे? पर माधव, ये मैंने कहा था ना मुझे बीच में मत टोकना। तुझे पता है, मैंने तुझसे दूर होने की बहुत कोशिश कर ली, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। ऑफिस के काम में बिजी रहा, चित्रा की यादों में बिजी रहा, लेकिन फिर भी मुझसे नहीं हो पाया। पता नहीं, एक एहसास है जो मुझे तुझसे जोड़े रखता है, और इस एहसास का कोई नाम नहीं है, लेकिन इसी एहसास की वजह से आज मैं तेरे सामने खड़ा हूं और तुझसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या तू मुझसे शादी करेगी? क्या तू मेरी जिंदगी खुशियों से भर देगी? क्या तू बनेगी मेरी अर्धांगिनी?
और फैसला अपनी मर्जी से लेना, किसी के दबाव में आके नहीं। क्या मेरा मान रखने के लिए मत करना, ठीक है? और फैसला सुनाने की कोई जल्दी नहीं है, अपना टाइम ले ले। माधव, मैं तुझे ना कैसे कह सकती हूँ? बचपन से एक ही सपना तो देखा है मैंने, सिर्फ एक ही सपना था मेरा, तेरी अर्धांगिनी बनने का सपना। हाँ, मेरी तरफ से हाँ है। मैं करूंगी तुझसे शादी। तेरी अर्धांगिनी बनना तो मेरे लिए गर्व की बात होगी ना। अब अपना सामान छोड़ और अपने हाथों से कुछ मीठा बना लेना। अच्छा हुआ ये धागा मैंने दरवाजे पे बांध दिया था, इसलिए बच गया। इस धागे में बंद शक्तियां आज भी मेरी रक्षा कर सकती है। ओम फट न्याच। नीलांबरी, क्या हुआ? तूने फिर से सुरक्षा के लिए बुलबुला बना लिया? डर लग रहा है? लगना भी चाहिए, क्योंकि तेरी सारी चालें तो नाकामयाब हो गई। अब क्या करेगी तू? अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक बार माधव और वैदेही की शादी हो गई ना, तो सबके सामने तेरा भांडा फोड़ दूंगी मैं। और तू तो जानती है ना कि जब सबके सामने तेरी सच्चाई आएगी तो तेरा क्या हाल होगा। तो फिलहाल ना तू इस धागे से अपनी सुरक्षा कर, क्योंकि तेरे दिन भरने वाले हैं। उल्टी गिनती शुरू कर दे। चित्रा, जंग में बहुत पड़ाव होते हैं। तूने सिर्फ एक पड़ाव जीता है, लेकिन पूरी जंग मैं जीतने वाली हूँ। नीलांबरी कभी हार नहीं मानती। कब तक तू माधव और वैदेही की रक्षा करेगी? 24 घंटे तो उनके साथ नहीं रह सकती ना। जीतूंगी तो मैं ही। कैसे जीतेगी तू नीलांबरी? माधव के पास मेरा दिया हुआ सुरक्षा कवच है, और रही बात वैदेही की, तो उसकी रक्षा मैं करूंगी। 24 घंटे मैं वैदेही के साथ रहूंगी। जीतने के बारे में ना तो तू सोचना भी मत। और एक बार माधव और वैदेही की शादी हो गई ना, तो तू उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। ओम फट अवश्कन।
कितनी बेवकूफ है तू चित्रा। तेरा घमंड ही तुझे हराएगा। तेरे अहंकार में तूने मुझे ये जंग जीतने का उपाय भी बता दिया, माधव का सुरक्षा कवच।